बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14। इसका नाम है अविकारी शब्द यानी कि इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। तो बच्चों देखिए बच्चों आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा ये नया अध्याय। बच्चों देखिए, आप जो भी ये अध्याय पढ़ रहे हैं साथ साथ में उसका अभ्यास भी करते जाइए, क्योंकि ये सभी जो अध्याय हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक और नया अध्याय, अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि अविकारी शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए इससे पिछले अध्याय में हमने आपने जाना होगा कि जो विकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, कारक, वचन इन सभी के कारण क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमने विकारी शब्द के बारे में देखिए, आप जानते हैं कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इन सभी के कारण क्या हो जाता है, परिवर्तन। ठीक है ना, वो शब्द बदल जाते हैं। लेकिन बच्चों अविकारी शब्द का अर्थ ही यही है कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ना ही लिंग के कारण, ना ही वचन के कारण और ना ही बच्चों कारक के कारण। ठीक है ना, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं अपरिवर्तनीय या फिर बच्चों अविकारी शब्द। और बच्चों इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए अब जैसे कि मीना इधर आ रही है, ठीक है, या फिर देखिए चांद इधर निकल आया। तो देखिए बच्चों दोनों में ही जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर शब्द का दोनों वाक्यों में प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चों आपने देखा ना कि देखिए एक चांद यहाँ पे देखिए एक पुल्लिंग है, लेकिन जो मीना है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन देखिए दोनों में ही इधर जो है प्रयोग हुआ है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए बच्चों ये है एक अविकारी शब्द। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ अविकारी यानी कि अव्यय शब्द हैं या, अथवा, और, लगातार, तथा, एवं, अरे, वाह, आ, किंतु, परंतु, लेकिन, कहाँ, कैसे, कितना, मगर, के सामने, अभी, आज आदि। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है जो कि आपके अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों देखिए अब हम करते हैं अव्यय के प्रकार। ठीक है ना, चलिए बच्चों तो देखिए अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। तो बच्चों पहला है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। दूसरा बच्चों संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन। ठीक है, तीसरा है समुच्चय बोधक यानी कि बच्चों कंजक्शन। चौथा है विस्मयादि बोधक यानी कि बच्चों इंटरजेक्शन। ठीक है, और अगला है बच्चों निपात यानी कि कोलैप्स। ठीक है, आइए बच्चों अब हम एक एक करके इन सभी भागों के बारे में, इन सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो बच्चों सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मयंक सुबह टहलने जाता है। ठीक है, अगला पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। अगला तुम्हें क्या काम है। अगला कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पहले वाक्य में लिखा था कि मयंक सुबह टहलने जाता है। तो देखिए टहलने जाना एक क्रिया है, लेकिन सुबह कब जाता है, सुबह या शाम। तो बच्चों सुबह जाता है। ये देखिए विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इसीलिए ये है आपका क्रिया विशेषण। इसी प्रकार बच्चों देखिए पानी देखिए धीरे धीरे पीना चाहिए। देखिए पीना चाहिए, पीना एक अलग क्रिया है, लेकिन बच्चों कैसे पीना चाहिए, धीरे धीरे या तेज तेज। तो बच्चों धीरे धीरे ये क्या है, विशेषण का भी विशेषण है। ठीक है, अगला बच्चों देखिए तुम्हें क्या काम है। तो देखिए काम है ये तो क्रिया है, लेकिन क्या काम है ये क्या है, इसका विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार अगला है जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो देखिए चलता है क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो इसमें बच्चों विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। इसीलिए बच्चों ये चारों जो हैं आपके क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों पहले क्या लिखा हुआ था वाक्य, मयंक सुबह टहलने जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे टहलने जाता है, तो ये तो इसकी क्रिया हो गई, लेकिन कब जाता है, सुबह या शाम। तो बच्चों सुबह सुबह जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला देखिए पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। तो देखिए पीना एक क्रिया है, लेकिन बच्चों कैसे पीना चाहिए,
धीरे धीरे पीना चाहिए, ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगले 2 वाक्यों में भी ऐसे ही बताया गया है। ठीक है, देखिए काम है तो ये क्या है, काम, ये क्रिया है, लेकिन बच्चों क्या काम है, क्या, ये क्या है उसकी विशेषता। और बच्चों इसका आखिरी वाला है जो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो चलना है ये क्या है इसकी क्रिया, लेकिन बच्चों कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया की विशेषता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। तो बच्चों पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और बच्चों चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो चलिए इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले हम इसका जो हमारा दूसरा प्रकार है वो कर लेते हैं। ठीक है, क्या, संबंध बोधक। ठीक है, देखिए जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है बच्चों, संबंध बोधक शब्द के साथ कोई ना कोई परसर्ग जरूर लगता है। तो बच्चों समझ आ रहा है यहाँ पे, देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए संज्ञा, देखिए अव्यय वो हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर किसी अन्य के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि तरफ, के पास, की तरह, के बाद, के पहले आदि। ठीक है, ये क्या है आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों समझ आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको कुछ वाक्यों के द्वारा देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला वाक्य क्या है, छत के ऊपर बिल्ली है। तो देखिए छत और बिल्ली ये दोनों ही क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, लेकिन बच्चों के ऊपर कहाँ पे है, के ऊपर, ये क्या है उसकी विशेषता है ना बच्चों। तो ये एक प्रकार का आपका संबंध है ना, क्या है, संबंध बोधक है। ठीक है, चलिए अब देखिए गुफा के भीतर शेर है। तो देखिए के भीतर इसमें भी आया, तो ये भी क्या है आपका संबंध बोधक है। अगला बच्चों आरती के संग अवनी भी बाजार गई। तो देखिए बच्चों के संग आया है, दूध के बदले उसने पानी दे दिया। ठीक है, तो देखिए के बदले, ये देखिए बच्चों ये सभी जो रंगीन शब्द है इसमें संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आइए अब इसका तीसरा प्रकार करते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, देखिए तो जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों गीता और सीता बहनें हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे गीता और सीता, आपने देखा कि गीता और सीता को जोड़ा गया है यहाँ पे और अव्यय से। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मुझे कंप्यूटर या टीवी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर या टीवी, लेकिन देखिए या इसमें जोड़ रहा है दोनों को। ठीक है, अगला वह पढ़ता था अतः अच्छे अंक ले आया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अतः जो है वो जोड़ रहा है। ठीक है, आज मेहनत करो ताकि कल कुछ बन सको। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ताकि जो है वो भी क्या है आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों इसका चौथा कहते हैं, तो ये है बच्चों विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखिए तो जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय आदि भाव का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों आहा, उफ, अरे, छी, वाह, बाप रे बाप आदि। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ ऐसे शब्द जो कि आपके विस्मय को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण बच्चों, शाबाश तुम मैच जीत गए। तो देखिए बच्चों इसमें शाबाश जो है वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक विस्मय को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अरे आप कब आए। ठीक है, अगला देखिए, ओहो तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अगला, छी छी कितनी बुरी बात है। ठीक है, अगला देखिए, सावधान आगे गड्ढा है। ठीक है, फिर बाप रे बाप वह नजारा बड़ा भयानक था। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है आपके विस्मयादि बोधक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो बच्चों देखिए इस चिन्ह को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा कोई शब्द आएगा तो आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, अब इसका पांचवा प्रकार है बच्चों निपात। ठीक है, देखिए तो निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसका प्रयोग शब्द या पद के पश्चात करने से यह उसके अर्थ में विशेष बल देता है। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों ही, तो क्या होगा इसमें, देखिए मैं आज ही दिल्ली जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें जो ही आया है ये क्या बता रहा है, ये हमारे जो उस आगे वाले शब्द को और ज्यादा बल दे रहा है। ठीक है, अब देखिए तो देखिए क्या होगा इसका उदाहरण, मिठाई तो खत्म हो गई। ठीक है, अगला भी, तो देखिए इसका उदाहरण, इस टोली में कृष्ण और बलराम भी थे। ठीक है, अगला तक, तो देखिए उसने मुझसे बात तक नहीं की। ठीक है, अगला देखिए बच्चों मात्र, तो मात्र तुम ही एक नहीं हो। ठीक है, अगला बच्चों भर, तो देखिए तुम घंटे भर लेट हो। ठीक है बच्चों, चलिए
हमने यहाँ पे देखिए इस पूरा अध्याय को बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसे एक बार और दोहरा लेते हैं जो कि हमने इस पाठ से सीखा है। ठीक है, देखिए बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला, अव्यय शब्द के 5 भेद है। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इसका प्रयोग शब्द या पद के पश्चात करने से यह उसके अर्थ में विशेष बल देता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इसे सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।